नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में बड़े हमले की आशंका। अमेरिका ब्रिटेन ने अपने दूतावास को मैरियट होटल जाने से रोका। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चीन की वजह से पाकिस्तान में आने वाली है मुसीबत, मच सकती है बड़ी तबाही। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 3 मिसाइलों की तकनीक पर बनी है प्रलय मिसाइल, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती को मिली हरी झंडी। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अमृतसर बॉर्डर पर BSF ने एक और ड्रोन को मार गिराया, तलाशी अभियान जारी। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि शीतलहर की गिरफ्त में देश के अधिकांश राज्य, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। इस्लामाबाद में बड़े हमले की आशंका। अमेरिका ब्रिटेन ने अपने दूतावास को मैरियट होटल जाने से रोका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान जहां आतंक पालता है, हाल के समय में वही अब लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों एक संदिग्ध कार को रोका गया था, तो कार में बैठे कथित रूप से पाकिस्तानी तालिबानी युवकों ने खुद को कार सहित उड़ा लिया था और इस ब्लास्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक बड़े होटल पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और इस आशंका को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने दूतावास को चेतावनी जारी की है कि वो इस होटल में ना जाए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित बड़े होटल पर हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सरकार के कर्मचारियों को संभावित हमले के कारण इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जाने से रोक दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की वजह से पाकिस्तान में आने वाली है मुसीबत, मच सकती है बड़ी तबाही। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले एक सप्ताह में लाखों लोग कोविड-19 के नए वेरिएंट BF.7 से संक्रमित हो चुके हैं। चीन के एक कदम की वजह से पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की मुसीबत आ सकती है और बड़ी तबाही मच सकती है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने चीन में बढ़ रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट BF.7 को बड़ा खतरा बताया है। NCOC ने कहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करने के चीन के फैसले ने पाकिस्तान को जोखिम में डाल दिया है और पाकिस्तान को नए कोविड-19 वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। NCOC ने कहा कि चीन ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है और यात्रा पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 मिसाइलों की तकनीक पर बनी है प्रलय मिसाइल, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती को मिली हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइलों की खरीद को अनुमति दे दी है और इस सीमा पर कितनी मिसाइलें तैनात होंगी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह बात तो तय है कि छोटी दूरी की इस मिसाइल की तैनाती से सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए ये सबसे उपयुक्त हथियार है। पिछले साल दिसंबर महीने में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर LAC या LOC के पास से इसे दागा जाए तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने के लिए बनाई गई है और 5 टन वजनी ये मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमृतसर बॉर्डर पर BSF ने एक और ड्रोन को मार गिराया, तलाशी अभियान अभी भी जारी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर से अमृतसर के बॉर्डर इलाके के पास बीती रात ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर के राजातल गाँव के पास से जवानों ने ड्रोन बरामद कर लिया है और अभी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स कहां गिराए गए हैं। इसी के साथ BSF से मिली जानकारी के अनुसार BSF कर्मियों को 25 दिसंबर की रात से सीमा पर ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी और अलर्ट BSF कर्मियों ने तुरंत उस पर फायरिंग की और मार गिराया। BSF कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया और खेत में एक ड्रोन मिला। वहीं दोस्तों, पंजाब के BOP राजाताल में BSF के सेकेंड इन कमांड अनंत को बताया गया कि BOP राजाताल पर कल शाम लगभग 7:40 पर इस ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतलहर की गिरफ्त में देश के अधिकांश राज्य, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत को छोड़कर देश के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हिमालय में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में धूप तो खिल रही है, लेकिन ठिठुरन से
कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगले 4 दिनों तक उत्तर मध्य भारत में शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 बार भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के शेष हिस्से, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में 1 या 2 मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एम्स में भर्ती, अचानक खराब हो गई तबीयत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार ने कहा कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, हर पहलू को परखें। राज्यों में मॉक ड्रिल 27 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चीन में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामले ने देश में चिंता बढ़ा दी है और केंद्र सरकार इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों से मॉक ड्रिल करने को कहा ताकि कोविड मामले बढ़ने पर लोगों का तुरंत इलाज किया जा सके। राज्यों में ये मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को होगी और इस मॉक ड्रिल से पता चलेगा कि अस्पतालों की वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ बिस्तर, मानव संसाधन, मेडिकल ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी सामानों की क्या व्यवस्था है। गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया था और उसके कहर से राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर टूट गई थी और इस दौर में देश ने मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल मरते देखा था और इसके अलावा चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मरीजों के रिश्तेदारों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बदहवास हालत में भागते हुए देखा था। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से संबंधित पत्र लिखा और उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ाई के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह तैयार रहें। इससे जुड़ी सभी तैयारियों को जांचने के लिए यह फैसला किया गया कि पूरे देश में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल होगी। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में खास तौर पर यह जांचा जाएगा कि राज्यों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या की क्या स्थिति है, आइसोलेशन के लिए और लाइफ सपोर्ट के लिए अलग अलग बिस्तर है कि नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की सीमा पर 1 साल में ही भारत ने बिछा दिया ये जाल, अब नहीं होगी कोई गुस्ताखी माफ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा पर भारत ने सेना को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने इस दौरान सीमा पर सेना के लिए सड़कों, बंकरों और युद्धक वाहनों के लिए रैंपों का जाल बिछा दिया है। सैनिकों के लिए बनी पोस्ट को हाई ग्रेड करने के लिए साथ ही नई पोस्ट भी बनाई गई है और सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि कोई भी घुसपैठिया भारतीय सीमा में कदम नहीं रख पाए और ये सब काम महज 1 वर्ष में पूरा किया गया है। ऐसे में अब अगर पाकिस्तान ने सीमा पर किसी तरह की गुस्ताखी की तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा और सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार होगी। इसके साथ भारत पाकिस्तान द्वारा 2021 में सैन्य संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रक्षा बुनियादी ढांचे में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किया है। इसमें सेना के टैंकों के लिए रैंप बनाने और बीएसएफ बंकरों को मजबूत करना भी शामिल है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू स्थित सीमा क्षेत्र के 26 किलोमीटर के खंड में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और कुछ नए निर्माण का पहला चरण हाल ही में पूरा किया गया, जबकि इसी क्षेत्र में 33 किलोमीटर के खंड का एक और काम जारी है। यहां सेना की जरूरत की सभी सुविधाओं को हाई ग्रेड कर दिया गया है। हालांकि सेना ने पूरा ब्यौरा देने से सुरक्षा वजहों से इनकार कर दिया है, मगर अब सीमा क्षेत्र में सेना को इस कदर सुविधाएं दी जा रही हैं कि पाकिस्तान सीमा पर कोई गलती करने से पहले कई बार सोचेगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज मिले प्रधानमंत्री से, बोले जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर आएंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और साथ ही इंदौर में जनवरी में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन का आमंत्रण भी दिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्ट समिट होने वाली है और इसके वर्चुअल उद्घाटन का आग्रह भी पीएम मोदी से किया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे की मुलाकात के बाद शिवराज ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री जी से बहुत सार्थक चर्चा हुई, उनके अनेकों विषयों पर मार्गदर्शन मिला। मध्य प्रदेश में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। दुनिया भर के 80 से ज़्यादा देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार को आखिर वित्तीय आपातकाल का ऐलान करना ही पड़ा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में वर्तमान वित्तीय आपदा और धन की भारी कमी के कारण
आर्थिक आपातकाल के निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा आगे की वित्तीय तबाही से जनता के वेतन में रुकावट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन निर्देशों का क्रियान्वयन प्रत्येक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संगठन एवं वितरण पर अनिवार्य होगा। इसी के साथ गौरतलब है कि पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। नीति निर्माताओं को अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा सकता है और ताज़ा आंकड़े ने ये सब की चिंता बढ़ा दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ चुकी है और इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू कराने की सलाह दे दी है ताकि हालत को और बिगड़ने से रोका जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए हैं बरामद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश शनिवार को नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने अपने मुस्तैदी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर की है और इस दौरान 8 AKS 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 74 U-24 मैगजीन और 244 राउंड्स के साथ 12 पिस्टल, 14 ग्रेनेड और 81 बैलून्स बरामद हुए हैं जिन पर पाकिस्तानी झंडे की छाप है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमला किया था और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे और इसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की पहली तस्वीर सामने आई है। शनिवार को भारतीय सेना की गजराज कोर के कमांडर ने तवांग के यांगसे पहुंचकर सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और मजबूती से अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाबाशी दी। खुद गजराज कोर ने कमांडर की सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें जारी की है। असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की ही जिम्मेदारी तवांग और यांगसे इलाके से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की है। गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा शनिवार को यांगसे में 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के उत्साह की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन, रूस से शुरू होगी डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच भी रूस भारत को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कराना शुरू कर देगा और रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि एयरफोर्स के अधिकारियों समेत भारत की एक टीम मिसाइल से जुड़े पार्ट के लिए रूस पहुंचा हुआ था। मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन आपूर्ति की अगले साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी के भीतर करने की योजना है। रूस की ओर से भारत को पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए इनकी तैनाती भी कर दी गई है। अलग अलग रेंज की अपनी मिसाइलों के साथ ये प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित ड्रोनों का मुकाबला हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना के शिकार, सीक्रेट डाटा लीक होते ही मच गई खलबली। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है और दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही 25 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए हैं। महामारी की शुरुआत से ही कोरोना का डाटा छिपाने वाली चीन की इस बार सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने दावा किया है कि उसने चीन की स्वास्थ्य एजेंसी NHC की मीटिंग से लीक हुए दस्तावेज देखे हैं। जिनपिंग सरकार का सीक्रेट डाटा लीक होने के बाद चीन में खलबली मची हुई है। चीन में कोरोना ने कितना कहर मचाया है, ये बात का अंदाज़ा लीक हुई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। चीन की सरकार कैसे कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुकी है, ये आंकड़े NHC के सार्वजनिक आंकड़ों से एकदम अलग हैं।
चीनी स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर के पहले 20 दिनों में 25 करोड़ की बजाय सिर्फ 62,592 नए कोविड मामलों की सूचना दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे, कोर्ट ने अमीन से 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की तरह यहाँ भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पहले संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में ये दावा किया था। और दोस्तों इसमें कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। और दुबे ने बताया कि अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृति करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण का रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो कान खोलकर सुनती है दुनिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ठंडे मौसम में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद जोशीला ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले यदि कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति विजय धसमाना भी मंच पर मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएन में फिर गुजा भारत का डंका, इस बात को लेकर हुई दुनिया भर में तारीफ। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के सफल कार्यकाल और उस महीने उसकी उत्पादक अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि इसने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया। भारत ने 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने अवकाश सप्ताह से पहले दिसंबर के महीने के लिए भारत की अध्यक्षता के तहत बृहस्पतिवार को यहाँ एक ब्रीफिंग में सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर प्रकाश डाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए, बोले अब पाकिस्तान नहीं लौटेंगे। पाकिस्तान की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीज़ा के प्रमाण पत्र मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से गुरुवार सुबह अटारी बॉर्डर आए 50 नागरिक वहां से किराए के ट्रक में सवार होकर जोधपुर के लिए निकले, लेकिन गलत रास्ते पर बढ़कर प्रतिबंधित क्षेत्र बज्जू पहुंच गए। इनमें 18 पुरुष, 18 महिलाएं व 14 बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने इन्हें शुक्रवार को रोका व बज्जू थाने लाकर पूछताछ की और इन सभी के पास पाकिस्तान की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीजा के प्रमाण पत्र मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, सेना ने कर दिया भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी हाँ दोस्तों, भारत का ताज और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की हमेशा बुरी नज़र बनी रहती है। वो हमेशा ही वहां आतंक फैलाने की फिराक में रहता है, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की सतर्कता और चौकसी उसके मंसूबों पर पानी फेर देती है। लेकिन इसके बावजूद पाक जब तब घाटी को दहलाने की फिराक में रहता है। घाटी को आतंक और दहशत से मुक्त कराने के क्रम में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनीष पुंछ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के हथलंगा सेक्टर में सेना और स्थानीय
स्थानीय पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमाते इस्लामी के खिलाफ कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 123 करोड़ की संपत्तियां जब्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य जांच एजेंसी यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए पुलवामा, कुलगाम, वडगाम और श्रीनगर जिले में ये कार्रवाई की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, दोबारा लाउड स्पीकर लगाई तो खैर नहीं, अब एक्शन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ जिलों में धर्म स्थलों पर पुनः लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की देर शाम अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जोन, रेंज और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही क्रिसमस के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने और कहीं भी धर्मांतरण की घटना ना हो पाने की हिदायत दी। साथ ही धर्म स्थलों पर दोबारा लगाए जा रहे लाउड स्पीकर को हटाने पर जोर दिया। शुक्रवार की देर रात जारी एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ महीने पूर्व सहज संवाद के माध्यम से धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे। लोगों ने व्यापक जनहित को प्राथमिकता देते हुए स्वतः लाउड स्पीकर हटाए थे और इसकी पूरे देश में सराहना हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पुनः ये लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। तत्काल संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाई जाए। और इसी वर्ष अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की थी।